नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे एशियान के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद सेकंड और नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ईस्ट एशिया समिट इन्वॉल्व ऑल एशियन मेंबर। जब इनकी समिट होती है तो उसके अंदर जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं सारी इन्वॉल्व होती है, सब मीटिंग को अटेंड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एशियन का जो स्टेटस है यूएन के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेटस इन्हें मिला हुआ है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि एशियन के अंदर एक मल्टी मॉडल ट्रेड कॉरिडोर इसमें बिल्ड किया गया है और इसको जो डेवलप किया गया है, पुराना जो सिल्क रूट हुआ करता था उसको बेस बना करके इसमें क्रिएट किया गया है इस मॉडल को। यानी आप ये कह सकते हो चाइना का जो पुराना मॉडल था इस सिल्क रूट, उसको यूज करके इन्होंने क्या किया है, एक तरह से बिल्ड किया है अपना ये ग्रुप। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो एशियन, जैसे कि आप जानते हैं, 10 कंट्री का एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सारी कंट्री इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी सबमिट होती है, एनुअल बेसिस पे इनकी सबमिट होती है, जिसमें कि 10 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा 6 कंट्री और, यानी कि एशियन प्लस 6 बोला जाता है आज के टाइम पे से, जिसमें बाकी और कंट्री भी इसको अटेंड करती हैं, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसे अटेंड करती है। लेकिन अब इसे और एक्सटेंड करके इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका को भी इंक्लूड कर लिया गया है और साथ के साथ रशिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है इसमें ये सारे मेंबर कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि इनको एक यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। 2006 में इन्हें ये स्टेटस मिल गया था। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो कि गलत स्टेटमेंट है, जो इसमें बोला गया आपसे कि सिल्क रूट जो पुराना था उसको बेसिस बना करके ये मॉडल तैयार किया गया है, ये बात गलत है। बल्कि अगर हम इसकी बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन या फिर आपके इसे स्टैब्लिश्ड कैसे हुआ है, तो इनका कल्चर सेम है। तो इनके कल्चर सेम होने की वजह से ये एक नॉर्म्स क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। और जैसे आप बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन काम करता, उसी तरह इस रीजन में यानी साउथ एशिया रीजन में ये 10 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और काम करती है, ट्रेड करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। इस क्वेश्चन में आपसे रोइंग 20s के बारे में पूछा जा रहा है। ये टर्म न्यूज में रहता है और ये क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नली विंड फाउंड 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड। 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर जो विंड आता है उसको ये आप कह सकते हो रोइंग 20। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। एक पीरियड है जिसमें यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर प्रोस्पेरिटी आई थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई थी, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये सीवियर थंडरस्टॉर्म है ड्यूरिंग 1920 के टाइम पर एक तरह से थंडरस्टॉर्म आई थी, आंधी तूफान कह सकते हो, वो उस चीज को ये रेफर करता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन इन एशिया कंट्री ड्यूरिंग 1920। एशिया कंट्री के अंदर जो 1920 के आसपास रिसेशन आया था उसे ये बोला जा रहा है कि ये रोइंग 20s है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1920 के आसपास पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था और मंदी काफी ज्यादा आ गई थी। उसका रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर जो हुए थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है यहाँ पर कि इकोनॉमिक जो डाउन हो गई थी उसके अंदर दोबारा रिफॉर्म होने लग गई थी और इकोनॉमी फिर से ग्रोथ करने लग गई थी। तो यूके और यूरोप के अंदर बोल सकते हो, और इसके अलावा यूएसए के अंदर दोबारा से जो प्रोस्पेरिटी आई थी यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो अच्छी होने लग गई थी, उसी को बोला जाता है रोइंग 20। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बोला जा रहा था पेमेंट विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय को जो भी गवर्नमेंट एक सैलरी और बाकी चीजें देती है उसे आप बोल सकते हो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है।
सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेड करती है दूसरी कंट्री को, फॉरेन से जो भी लोन वगैरह लेती है उसके लिए जो इंटरेस्ट पेड करती है उसे आप कह सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि पेमेंट विच आर मेड बाय द फाइनेंशियल एड इन ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि आप कह सकते हो सिटीजन के लिए कोई वेलफेयर प्रोग्राम जो है या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना या फिर लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करते हैं उस प्रोग्राम के लिए, उस वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जो पेमेंट की जाती है उसे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको चूज करना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि इन तीनों में से कौन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और जो सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें इसमें फर्स्ट और थर्ड आपको बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही आपका ये वाला करेक्ट है। और ऑप्शन डी की बात करें इसमें सेकंड और ये थर्ड, यानी कि ये दोनों आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक लार्ज स्केल है, इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं जिसमें आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं वन बाय वन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें इसमें जो आपको इन 3 चीजें जो दे रखी थी इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो वो सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो भी प्रोग्राम होता है उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी और भी पेमेंट इसके एग्जाम्पल है कि भी कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम हो गया, फाइनेंशियल एड हो गया, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम कोई गवर्नमेंट चला रही है, या फिर गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज वगैरह दे रही है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इन सबको आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। तो आप ये कह सकते हो ओनली थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इंटरेस्ट जो पेड कर रही है फॉरेन में इसको आप इनको कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट इंप्लॉय को सैलरी या बाकी दूसरी चीजें जो देती है उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी डिटेल में आप इस स्क्रीन को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके वन बाय वन हेडिंग देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट जो 2020-21 की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या क्या है और किस सेक्टर में क्या क्या परसेंटेज है ये आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जीन्स वगैरह की स्टडी के लिए, सीड्स वगैरह में, जिसमें प्लांट के अंदर जो आप स्टडी करते हैं इसके अंदर एनिमल को और बैक्टीरिया और जो सोइल बैक्टीरिया है इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता गया है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि GEAC हमारी कंट्री में, यानी कि आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो हमारी कंट्री में, ये अपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री में जो इस तरह के रूल रेगुलेशन सेटअप करती है और इसे रेगुलेट करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अनअप्रूव्ड GM क्रॉप, जिसे अप्रूव नहीं किया गया है GM क्रॉप को, उसे आप ग्रो कर सकते हो प्राइवेटली उसे कंजम्पशन के लिए, लेकिन उसे मार्केट पर्पस यानी कमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकते। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें जिसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट बताया जा रहा है, यानी कि जो अपेक्स बॉडी है इसके बारे में बोला जा रहा है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है करेक्ट, ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सेक्टर, एक तरह से फील्ड की बात करें जिसके अंदर सीड्स वगैरह की जो स्टडी की जाती है उसके जीन्स की, इसे इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो सॉइल वगैरह है यानी मिट्टी वगैरह में की जो स्टडी है कि किस टाइप का नेचर है, इसकी स्टडी को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एनिमल सेक्टर यानी कि एनिमल के जीन्स वगैरह को स्टडी भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप ये कह सकते हो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये अपेक्स बॉडी है और ये रेगुलेट करती है इस सेक्टर को, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की जिसमें आपसे बोला गया कि हमारी कंट्री में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1989 में आया था, इसमें बोला गया कि जितनी भी GM क्रॉप है उसे आप अप्रूव नहीं हो रखी है जिसे, लेकिन आप प्राइवेट कंजम्पशन कर सकते हैं पर कमर्शियल कंजम्पशन नहीं कर सकते, ये बोला गया। बल्कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहां पे ये है कि कोई भी अनअप्रूव्ड GM क्रॉप आप यूज भी नहीं कर सकते, ना उसे कमर्शियल यूज ना ही प्राइवेट यूज के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में BT कॉटन जो है सिर्फ इसे ही अप्रूव किया गया है कमर्शियल यूज के लिए।
इस क्वेश्चन में आपसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और फिर ये थर्ड स्टेटमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ध्यान रखना, गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि लॉ पास करके स्टैच्यूट करके एक तरह से इसे क्रिएट किया गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि लॉ, ये जो लॉ कमीशन है, इस कमीशन के बारे में इसे एवरी 5 ईयर में इसे दोबारा बनाया जाता है, रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये इसके पास एक स्यूमोटो पावर होती है जिसमें ये एक्शन ले सकती है इस फील्ड के, लॉ फील्ड से, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम के लिए जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है। तो ये इसकी पावर के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें जिसमें आपसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, इसके अलावा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे करेक्ट बताया जा रहा है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट मतलब गलत आप कह सकते हो, यानी कि आपको जो करना है इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही चूज करना है। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको लॉ कमीशन के बारे में गया, इसके बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। हमारी कंट्री में 1955 से आप कह सकते हो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। और ये जो स्टैब्लिश होती है ये एवरी 5 ईयर में नहीं बल्कि एवरी 3 ईयर में, हर 3 साल में हमारी कंट्री में इसे दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भी सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूट बॉडी नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि भी हर 3 साल के बाद इस तरह की कमीशन सेटअप किया जाना कंपलसरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया ये भी आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर इसकी पावर की बात करें तो इसके पास ये पावर होती है कि लॉ से रिलेटेड जो भी रिसर्च डेवलपमेंट या कुछ भी काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग में कोई भी एक्शन लेना हो, इनके पास स्यूमोटो पावर होती है। स्यूमोटो पावर का मतलब ये होता है बिना कंप्लेन आए भी ये अपने आप खुद से एक्शन ले सकती है, ये पावर इसके पास होता है। तो थर्ड बात तो बिल्कुल करेक्ट थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था और आपको इस क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। आज जो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि हमारी कंट्री के साथ साथ जितने भी नेबर कंट्री है, यानी कि आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एशिया और एशिया कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे इस वीक में। तो आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के साथ साथ जितनी भी नेबर कंट्री है उनके नाम बताने हैं और नाम के साथ साथ आपको जो उनके अंदर फैक्ट इंक्लूड करना है कि सबसे पहले आपको उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है फर्स्ट। नंबर 2 आपको ये बताना चाहिए उस कंट्री में करेंसी क्या चल रही है, ये आपको बतानी है। नंबर 3 आपको ये बताना है कि उस कंट्री में कोई भी फेमस रिवर है तो रिवर के बारे में बताना है। रिवर के अलावा 4th नंबर पे आपको कोई भी माउंटेन है, माउंटेन भी आपको बताना है कि उस कंट्री में कोई माउंटेन है। अच्छा, माउंटेन के बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है कि उस कंट्री की लैंग्वेज क्या है 5th नंबर पे, कि उस कंट्री की लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जा रही है। तो इन 5 फैक्ट को ध्यान में रख के आपको स्टडी करना है कि हमारी कंट्री के आसपास जितनी भी नेबर कंट्री है एशिया के अंदर उसके बारे में आपको बताना है। तो आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप रिप्लाई करते हैं उसे आज शाम तक यानी 5 बजे तक ही आप रिप्लाई करें, उससे पहले कर दें ताकि मैं इसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगले दिन की वीडियो के लिए इसे कंसीडर कर सकूं। कई बार मैं काफी वेट करता हूं आपके रिप्लाई के लिए, ठीक है, तो टाइमली रिप्लाई करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब जो आपको रिवीजन करना है इस वीडियो का आपको रिवीजन करना है, ठीक है। स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, इस पर टच करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जब आप रिवीजन कर लेते हैं तो कमेंट जरूर कर दें कि रिवीजन डन। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें।